नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। जी हाँ श्रोताओं, और हम ले आए हैं आज आपके लिए 1 से 15 जनवरी का अंक। श्रोताओं, गुलामी की मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता से पूर्णतया मुक्ति का आह्वान किया है। लाल किले की प्राचीर से 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रण का संकल्प लिया, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति महत्वपूर्ण प्रण है और उसी का परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसी संकल्प को एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस नववर्ष के प्रथम अंक में यही हमारी आवरण कथा भी है, जिसका एक ही प्रण है, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त करना है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में विज्ञान जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सत्येंद्र नाथ बोस, परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को अंकित किए जाने और बैक कवर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का स्वामी विवेकानंद को नमन समाहित है। ज्ञान जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सिद्धांत की खोज कर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया। उन्होंने न सिर्फ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया, बल्कि इसे एक नई दिशा देकर पूरे विश्व में भारत को विशेष स्थान दिलाने का काम भी किया। आधुनिक भौतिक विज्ञान को नई दिशा प्रदान करने में दिया गया उनका अतुल्य योगदान युगों युगों तक अविस्मरणीय रहेगा। कोलकाता में 1 जनवरी 1894 को जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस पढ़ाई के मामले में बचपन से ही मेधावी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो परीक्षाओं में सर्वाधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होते रहे। सत्येंद्र नाथ के पिता सुरेंद्र नाथ बोस ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे और सत्येंद्र नाथ उनके 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई नादिया जिले के बाड़ा जगुलिया गांव में हुई। बाद में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे विद्वानों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। फिर वो उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्राध्यापक के तौर पर जुड़ गए और 1921 में नई स्थापित ढाका यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग में रीडर के तौर पर काम करने लगे। बाद में यूरोप चले गए और फिर स्वदेश लौट आए। सत्येंद्र नाथ बोस एक ऐसे विद्वान थे जो खुद से सीखते थे। औपचारिक रिसर्च शिक्षा की कमी और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय से कम जुड़ाव के बावजूद वो सफल हुए। उनका मौलिक शोध पत्र 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जर्मन में अनुवादित होने के बाद प्रकाशित हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस का नाम साइंस के इतिहास में बोस स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और हिग्स बोसोन्स जैसे कॉन्सेप्ट्स और शब्दों से अमर हो गया। बोस के योगदान ने फिजिक्स की दुनिया में लोगों की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया और कई वैज्ञानिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वैज्ञानिक गहराई का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बाद में उनके आइडियाज को अलग अलग फिजिकल एप्लीकेशंस में आगे बढ़ाने वाले शोधकर्ताओं को फिजिक्स में कई नोबेल पुरस्कार दिए गए। प्रोफेसर बोस लोकल भाषा में साइंस पढ़ाने के पैरोकार थे। उन्होंने बंगाली साइंस मैगजीन ज्ञानो विज्ञान शुरू की थी। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर बोस के कार्यों को सम्मानित करने के लिए 1986 में भारत सरकार ने कोलकाता में अनुसंधान संस्थान SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज स्थापित किया। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में SN बोस भवन का उद्घाटन किया गया था। 1 जनवरी 2018 को
प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने उनकी कामयाबियों के बारे में बहुत कुछ जाना है जो उनके समय और समाज से बहुत आगे थी। इस अंक की व्यक्तित्व की श्रेणी में बोस आइंस्टीन सिद्धांत के प्रणेता सत्येंद्र नाथ बोस को शामिल किया गया है। अनिश्चितताओं से भरी 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 वर्षों में वित्तीय संकट, वैश्विक महामारी और युद्ध की स्थितियों ने दुनिया को किसी न किसी रूप में चुनौती दी। इन सब के बीच भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि आत्मविश्वासी भारत आज के रिफॉर्म और परफॉर्म से कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना रहा है। भारत के दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े देश की प्रगति की नई गति को बता रहे हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% रही। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। ये इस बात का भी संकेत है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये आंकड़े तब हैं जब वैश्विक विकास की दर 3% के आसपास है। G7 देशों की अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 1.5% के करीब है और इन परिस्थितियों में भी भारत उच्च विकास और निम्न महंगाई दर का एक मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब देश में खासकर अर्थशास्त्री उच्च महंगाई दर को लेकर चिंताएं जताते थे। आज वही महंगाई कम होने की बातें करते हैं। जब दुनिया में आर्थिक सुस्ती की बात होती है, तब भारत विकास की कहानी लिखता है, और जब दुनिया में विश्वास का संकट दिखता है, तो भारत विश्वास का स्तंभ बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हो रहे सुधारों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना जरूरी समझता हूं। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का था, और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनछुआ रहा है। जब देश के इस अनछुई क्षमता को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, गांव, टियर 2 और टियर 3 शहर, नारी शक्ति, युवा शक्ति, सामुद्रिक शक्ति, अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता के साथ देश अब आगे बढ़ रहा है। देश में आज राष्ट्रीय लक्ष्यों को देखते हुए सुधार किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। देश की गति स्थिर है, दिशा लगातार सही है और सरकार का इरादा राष्ट्र प्रथम का है। 2025 में बहुत से रिफॉर्म्स हुए। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का था। इन सुधारों का असर देखने को मिला और आम जन को इसका व्यापक लाभ भी मिला है। 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। एचटी लीडरशिप समिट की विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर भी ली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय संघर्ष
और बदलते वैश्विक आर्थिक संतुलन के बीच भारत रूस रिश्ते आज भी स्थिरता का भरोसेमंद स्तंभ हैं। ऐसे समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम समझौते हुए। 8 दशक में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके दोनों देशों के रिश्ते समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में इस नींव को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा हुई। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है और इसे साकार करने के लिए दोनों देशों के बीच वर्ष 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश ज्यादा विविध, संतुलित और टिकाऊ बनेगा और साथ ही सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से दोनों एक कार में बैठकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर जा पहुंचे। वहां दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है। दोनों नेताओं ने भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए संयुक्त कार्यक्रम, निवेश के संवर्धन और संरक्षण पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को तेज करने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों ने विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए एक खुली, समावेशी, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित किया। टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं का समाधान निकालने पर जोर दिया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के निर्बाध रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल के माध्यम से द्विपक्षीय निपटान प्रणालियों को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति जताई। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे और इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की सभी अहम जानकारियां पत्रिका में साझा की गई हैं। भारत में व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक दिवाली को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया। दीपावली का यूनेस्को सूची में शामिल होना साबित करता है कि हमारी परंपराएं केवल उत्सव नहीं, जीवित सांस्कृतिक ऊर्जा है। गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योग, हर उत्सव ने संसार को भारत की आत्मा से परिचित कराया है। भारत उत्सव मनाता है और दुनिया उसमें दिव्यता देखती है। दीपावली का त्योहार तमसो मां ज्योतिर्गमय के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की भावना को दर्शाता है। साथ ही आशा, नवजीवन तथा सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पत्रिका के इनसाइड कवर पर स्थान दिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देशी नहीं, विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।